नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। O2 का फॉर्मेशन हमें करना है। देखिए O2 के फॉर्मेशन के दो मेथड है हमारे पास। तो ये पहला मेथड है प्रिपरेशन 1, ठीक है। अब इस मेथड से हम O2 किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हमें O2 बनाना है तो यहाँ पर O2 बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें सिर्फ, तो O2 बनाना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है पर बाय प्रोडक्ट याद रखना है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ O2 तो हमारे CBSE के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो गड़बड़ी करवाता है कहाँ पर, बाय प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक। तो O2 के फॉर्मेशन की जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में देखो ये टोटल 3 टाइप की कंडीशन है हमारे पास। ये 3 टाइप की कंडीशन, अगर इन्हें मैं एक बेसिक फॉर्म में लिखूं तो इनकी बेसिक फॉर्म क्या होगी। इनकी बेसिक फॉर्म सिर्फ इतना सा है कि हम किसी भी मेटल नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल नाइट्रेट की। अगर मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज हम कैसे करेंगे, हीट करके, तो वहाँ से O2 बनेगा प्लस बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो O2 का फॉर्मेशन तो हमारे पास यही खत्म हो जाता है कि मेटल नाइट्रेट को जब भी डिकम्पोज कराया जाता है तो O2 बनता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या बनता है और किस किस तरीके से बनता है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मेटल कौन सा लिया गया है। जैसे देखो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट, अगर उस मेटल नाइट्रेट में जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या बनाएगा, वो मेटल नाइट्राइट प्लस O2 बनाएगा। O2 तो तीनों में ही बनेगा जब फॉर्मेशन ऑफ O2 चल रहा है तो, ठीक है। तो मेटल नाइट्राइट प्लस O2 बनाया। अगर वो मीडियम लेवल का है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है। और अगर वो लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट है तो लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट ओनली मेटल प्लस नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, मेटल प्लस नाइट्रेट प्लस O2, ठीक है। देखो अब ये हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के आसपास के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये होंगे हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के अंदर, ठीक है। और इनसे नीचे जो आएंगे, हाइड्रोजन के आसपास से नीचे वाले एलिमेंट जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये आएंगे हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी के अंदर, ठीक। तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे NaNO3, Na कहाँ आता है, Na आता है सबसे ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। और जब हाईली रिएक्टिव को डिकम्पोज किया गया तो क्या बनाया गया यहाँ पर बना NaNO2 प्लस O2। देखो ऊपर लिखा हुआ है मेटल नाइट्राइट प्लस मेटल नाइट्राइट मतलब NaNO2 प्लस O2 बना साथ में। KNO3 क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव के साथ में क्या बनेगा, देखो मेटल नाइट्राइट मतलब KNO2 प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर NO3 ट्वाइस। देखो कॉपर कहाँ आता है, कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है, तो कॉपर क्या हुआ हमारे पास, मॉडरेट रिएक्टिव हुआ, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्टिव है हमारे पास, तो मॉडरेट रिएक्टिव क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, CuO प्लस NO2 एंड O2 दिया। AgNO3 कॉपर से बहुत नीचे आता है, 4-5 एलिमेंट छोड़ के आता है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिल्वर। ये क्या देगा, देखो मेटल प्लस नाइट्राइट प्लस O2, ठीक है। तो Ag प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, नाइट्रेट लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये NO2 ही है, नाइट्राइट ही है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, डिकम्पोज होकर मेटल नाइट्राइट प्लस O2। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और लो रिएक्टिव क्या देंगे, मेटल प्लस नाइट्रेट प्लस O2, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन 2। यहाँ पर देखो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ इनके ऑक्साइड्स को हीट किया जा रहा है, डायरेक्टली ऑक्साइड को। वहाँ क्या था हमारे पास, ऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन भी था, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ ओनली क्या है, ऑक्साइड। तो देखो अगर हमें पुरानी रिएक्शन से याद होगी तो ये इजीली याद हो जाएंगी। कैसे, जैसे देखो हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ हमारे पास, हमने मान लिया सोडियम ऑक्साइड हुआ Na2O। तो सोडियम क्या है यहाँ पर, हाईली रिएक्टिव है।
हाईली रिएक्टिव मतलब सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और सोडियम की रिएक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो ये तो ऑक्सीजन से चिपका ही रहेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, बॉन्ड को ब्रेक करेगा नहीं। अगर बॉन्ड को ब्रेक करेगा नहीं तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, मतलब ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। आया समझ में? तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मेटेलिक ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें तो देखो मॉडरेट में और लो में कितना सा डिफरेंस है। यहाँ हमने पढ़ा था मॉडरेट में क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ पर जब नाइट्रेट था, ये देखो ये नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है, तो इसने नाइट्रोजन का प्रोडक्ट दिया। अगर हम ओनली मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन नहीं होता, तो ये जो NO2 वाले प्रोडक्ट है ये हमें नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर मॉडरेट रिएक्टिव में क्या दिया इसने, मेटल ऑक्साइड दिया प्लस O2 निकाल दिया। लो रिएक्टिव मेटल में क्या देगा, लो रिएक्टिव मेटल में ओनली मेटल देगा प्लस O2 देगा, मतलब जो नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट NO2 वाले मिल रहे थे वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाई ऑक्सीजन के बाद ओजोन। ओजोन की स्ट्रक्चर, ओजोन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ये ओजोन की स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला होता है O3। इसमें दो ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है देखो। और इस रेजोनेंस की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमें याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इनका, ओजोन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और स्ट्रक्चर बेंट शेप दिखाई दे रहा है हमको, ये जो स्ट्रक्चर है ये वी बेंट टाइप में हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर O3 में हमको इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या याद रखना है, O3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप बेंट शेप होती है। इनकी बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये एक दूसरे से रेजोनेंस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ठीक है, सभी ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की इंटरमीडिएट होती है, ना तो हम डबल बॉन्ड के बराबर बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं ना सिंगल बॉन्ड के बराबर, दोनों की बॉन्ड लेंथ उसके बिल्कुल बीच में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, देखिए प्रिपरेशन है व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड इनटू O2 देन O3 इज फॉर्म्ड। मतलब ऑक्सीजन में से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर दिया जाए, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैक्यूम में से हमने वैक्यूम के अंदर ऑक्सीजन फिल किया, मतलब कोई अदर गैसेज नहीं है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पूरा O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर वैक्यूम नहीं ले, प्योर ऑक्सीजन नहीं ले, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अदर गैसेज है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, तो मे बी पॉसिबल कि पूरा ऑक्सीजन O3 के अंदर कन्वर्ट ना हो, मतलब उसका कुछ पार्ट ही O3 के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। जैसे लाइटनिंग होती है क्लाउड्स के बीच में, जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, देखो ऊपर ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो ऑक्सीजन वहां पर बहुत ज्यादा है, और जब लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग से O2 धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें, O3 के अंदर, तो मतलब वहां पर O2 का कुछ पार्ट ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ओजोन लेयर में जमा होता रहेगा, ओजोन लेयर के अंदर वो फिल होता रहेगा। तो हम बोलते हैं ना जिस तरीके से कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और लाइटनिंग की वजह से O2 धीरे धीरे O3 के अंदर कन्वर्ट भी हो रहा है। अगर पॉल्यूशन होना कम हो जाए तो ये जो जितनी भी ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है ये अपने आप फिल हो सकती है, किस वजह से, वो इस वजह से कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी O2 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो धीरे धीरे O3 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पूरा O2 कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी के अंदर ही O2 कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि वहां पर अदर गैसेस भी हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में देखो O3 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो O3 को डिकम्पोज करने से एक तो O2 मिलता है और एक ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, और जहां पर भी नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो हमें यहाँ से ये पता लग सकता है कि ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन निकलने की वजह से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये केमिकल रिएक्शन में काम आएगा ये टॉपिक अभी। देखिए ये रहा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास ये है PbS प्लस O3। अब PbS प्लस O3, तो O3 तो हमें पता लगा O3 किस फॉर्म में होता है, O3 होता है O2 प्लस O में,
तो ये O2 तो फॉर्म हो गया हमारे पास। ये O2 कौन सा है, यही वाला है, मतलब O3 किससे मिलके बना है, O2 + O से मिलके बना है, तो O2 तो आ गया हमारे पास। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देगा, और जब सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा तो कहां तक करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तक उसका ऑक्सीडेशन करेगा। ध्यान रखना, अब जैसे यहां पर कंपाउंड कौन कौन से हैं, यहां पर है लेड एंड सल्फर, तो Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर +2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2। अब सल्फर का जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है वो 2, 4, 6 तीनों हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑक्सीडेशन नंबर तक जाना है, तो हमें याद रखना है O3 के साथ में हमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक जाना होता है। तो सल्फर का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो SO4 -2 में होता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, PbSO4 प्रोडक्ट बन जाएगा। सल्फर को हम -2 से लेकर कहाँ गए, सीधे +6 पर हम लेकर गए। ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि हमने Pb का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं किया, तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि Pb के जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो है +2 एंड +4। अब Pb अपनी फैमिली में सबसे नीचे लाई करता है, और जब सबसे नीचे लाई करता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका +4 इफेक्टिव नहीं होता, तो Pb का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सा इफेक्टिव है, ओनली +2। तो +2 में तो ये पहले ही था, +4 ये जा नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे, Pb को +2 में रखते हुए सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास Pbs + O3 gives to PbSO4 + O2। नेक्स्ट है I- + O3। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में कर रहे हैं हम लोग, H2O लिया हुआ है, तो याद रखना है हमें I- कन्वर्ट होगा किसके अंदर, I2 के अंदर। देखो ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, -1 से किस कौन सी स्टेट में गया है, 0 में। ठीक है, साथ में OH- + O2। यहाँ पर याद हमें ये रखना है, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि I2 के साथ में अगर I2 को थोड़ी देर स्टार्च में रखे रहने दिया जाए तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे देता है। ब्लू कलर का कौन सा सॉल्यूशन देता है वो हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर I2 को स्टार्च में डुबो के रखा जाए तो क्या बनेगा, ब्लू कलर का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ ओजोन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ में अगर ओजोन की रिएक्शन करें तो किस तरीके से होंगी। देखो अभी हमने पढ़ा कि ओजोन क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ओजोन किस फॉर्म में होता है, O3 gives to O2 + O। तो ये O तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ये O2 प्रोडक्ट में ऐसा कैसा बचा रह जाएगा। ठीक, तो ये जो हम नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम एक्वस मीडियम में करा रहे हैं, मतलब यहाँ पर H2O भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो O3 + I2, O3 + I2, I2 की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी I2 की, देखो HiO3 के अंदर आयोडीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हालांकि आयोडीन +7 तक भी जा सकता है, लेकिन आयोडीन का जो ऑक्सी एसिड होता है हाईएस्ट वो किस में पॉसिबल होता है, वो सिर्फ +5 के अंदर पॉसिबल होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, HiO3 + O2, O3 + P4। ठीक है, तो O3 + P4, तो O3 से O2 तो बनेगा। फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +5, तो +5 का हमें ऑक्सी एसिड बना देना है, H3PO4। ठीक है, सल्फर, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो +6 का ऑक्सी एसिड बना देना है, +6 का ऑक्सी एसिड क्या होगा, H2SO4 होगा। ठीक है, तो याद रखना है जो भी नॉन मेटल होंगे उनके साथ में अगर ओजोन दिया जाए तो जितना भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड होगा वही हमें बनाना है। जैसे आयोडीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड क्या होता है, HiO3 हमने बनाया। फॉस्फोरस का +5 में क्या होता है, H3PO4। सल्फर का +6 में क्या होता है, H2SO4। तो यही प्रोडक्ट होंगे और साथ में O2 निकलता रहेगा। ठीक, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो अभी मैं बता रहा था कि कुछ पॉल्यूशन की वजह से भी डिप्लीट होता है। तो जो मैक्सिमम रीजन है डिप्लीट होने का वो है सुपरसोनिक जेट्स। सुपरसोनिक जेट्स की वजह से ही ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा डिप्लीट होती है। पॉल्यूशन की वजह से भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज या रेट देखा गया है वो सुपरसोनिक जेट की वजह से देखा गया है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुपरसोनिक जेट जब चलते हैं तो उनका फ्यूल बर्न होके एनो गैस रिलीज करता है। उनका फ्यूल बर्न होके क्या करेगा, एनो गैस रिलीज करेगा,
और जैसे ही ये NO एटमॉस्फेयर में रहेगी तो ये ओजोन लेयर की ओजोन के साथ रिएक्शन करके NOO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर लेगा और क्या बना देगा, NO2 प्लस O2 बना देगा। देखो O3 किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, O3 कन्वर्ट हुआ हमारा O2 के अंदर, और NO किस में कन्वर्ट हुआ, NO2, ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, धीरे धीरे O3 खत्म होता रहेगा और किस में कन्वर्ट होता रहेगा, O2 के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में।